गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर को इसका पहला हिस्सा हमने ख़त्म कर लिया है। और अब देखो, जब तक इन वीडियोस का कोई महत्व नहीं है तब तक आप इन्हें रियल में याद नहीं करते हैं। अगर आप सिर्फ इन्हें देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन याद करना भी इम्पोर्टेंट। अगर आप याद नहीं करेंगे तो इन वीडियोज़ का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका, जब तक कि हमारा याद करने का पर्पज़ पूरा समझ में आने के बाद हमें याद तो करना ही होगा। और मुश्किल से मैं पूरे एक लेक्चर में, एक वीडियो के अंदर मुश्किल से 1 या 2 पेज ही पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ लिमिट्स होती है इसके अंदर। ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता, फिर आप लोगों के पास नेट डाटा सीमित होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। दूसरी बात, देखो, मेरा कहना ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की कुछ गुण भी हैं इसमें, कुछ दोष भी हैं। गुण इसमें ये हैं कि अगर आप क्लास में हैं तो सबसे बड़ी बात ये है, क्लास में आपको अटेंशन रहना पड़ता है। अगर एक भी शब्द किसी ने ऊपर नीचे बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया सर ने, और हमारा ध्यान नहीं है उस समय, तो हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को और वो चीज़ हमें रह जाती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, वीडियो है हमारे पास, ठीक है, उस वीडियो को हम जब चाहें तब रिवाइंड करके देख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा रिवाइंड कर लो, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड एक बार करना है हम लोगों को और बार बार वो चीज़ डिस्प्ले होती जाएगी, ठीक है। लेकिन उस गुण से ज़्यादा मुझे दोष भी लगते हैं कई बार, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग खोलने बैठे हैं वीडियो, और वीडियो खोलते समय हम लोग फेसबुक या यूट्यूब या व्हाट्सअप चैनल लग जाते हैं, जो गलत है। हमारा इसका उद्देश्य केवल टीचिंग का होना चाहिए, स्टडी का होना चाहिए। सिर्फ स्टडी पर्पज़ से ही आप इसे करें। और इसलिए मैंने अब टाइमिंग भी फिक्स कर ली इसकी कि 9 बजे सुबह मॉर्निंग मेरा वीडियो आएगा, तो 9 बजे ही आप वीडियो को मोबाइल को अपना ऑन करें, और पापा का है जिसका भी है तो आप 9 बजे ही उनसे लें और उसको 15-20 मिनट में देख लें, आराम से समझ लें और उनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। वीडियो में पिक्चर क्वालिटी हल्की हो सकती है, क्योंकि अपलोडिंग करते समय वो स्पीड का इनका इशू रहता है। तो आप लोग पहले ही उस वीडियो को, जो मैंने आपको भेज रहा हूँ, उसके नोट्स डाल दिए मैंने पहले आप लोगों को, नोट्स क्लियर हैं एकदम। तो या तो आप उन्हें अपनी कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच कर, जैसा भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूल बात 2 बातें। पहली बात तो अपन को स्टडी करनी तो है ही, साथ में उसको याद भी करना है, लर्न भी करना है। दूसरा, मोबाइल का मिसयूज़ नहीं करना हमें। हाँ, क्योंकि हमारे घर वाले इतने समझदार नहीं हैं, उन्होंने हमें फ्रीडम दे रखी है मोबाइल के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जिद करके, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और उन्हें मोबाइल को वो लेकर के आए हैं सिर्फ इसलिए कि सब क्लासेस ऑनलाइन चल रही है हमारी। अच्छी बात है, लेकिन अब उसका सदुपयोग करने का समय। ऐसा नहीं हो सिर्फ कि हम लोग केवल मोबाइल की क्लासेस के बहाने से मोबाइल ला रहे हैं और हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप लोग अपना स्टडी का जो मटेरियल है उसी पर ध्यान लगाएं, और वीडियो का टाइम फिक्स है सुबह 9 बजे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ मैं। दे ब्रोगली परिकल्पना तथा द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जो लेट जिन्होंने जुड़े हैं उस ग्रुप में, वो भी ध्यान लगाएं। वो जो लेट जुड़े हैं वो अपने साथियों से वो वीडियो ले लें, क्योंकि मैं तो वीडियो कुछ समय बाद डिलीट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा न करें और वीडियो को सहज कर रखें, तो क्योंकि वो आगे भी हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, 2 सिद्धांत हमारे सामने आए। एक तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, मतलब प्रकाश एक तरंग के समान व्यवहार करता है, जो पढ़ना है हमें 11वें 12वें पाठ में, ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और 1700 के आसपास, सन 1800 के आसपास तरंग सिद्धांत प्रचलित था, क्योंकि उसके माध्यम से, तरंग सिद्धांत के माध्यम से बहुत सारी घटनाएं, व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और भी सारी चीज़ें, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबकी व्याख्या किससे होती है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत से। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव एकमात्र ऐसा टॉपिक था जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से न होकर के उसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की, जो हमने की है कल परसों, ठीक है। आइंस्टीन ने फोटोन, प्लांक के फोटोन सिद्धांत के, तो फोटोन क्या है? फोटोन एक कण है। फोटोन क्या है? एक कण। तो कण के आधार पर उसकी व्याख्या की, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का कण सिद्धांत। तो प्रकाश का 2 सिद्धांत हो गए, एक प्रकाश का तरंग सिद्धांत और एक प्रकाश का
कण सिद्धांत। शुरुआत में इन दोनों विषयों में बहुत, ये जो दोनों सिद्धांत थे तो इनके अंदर बहुत बहस हुई कि कौन सा सिद्धांत सही है। बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते थे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत सही है क्योंकि इसके द्वारा अधिकांश गुणों की व्याख्या हो रही है। कुछ साइंटिस्ट बोलते थे नहीं, प्रकाश के जो है कण सिद्धांत जो है वो सही है और कण सिद्धांत से ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो भौतिक जगत में इसको लेकर के बहुत विवाद छिड़ रहा था। उसी समय अगर हम यूँ कहें एक मजाक के तौर पे, और ये रियलिटी एक फैक्ट है कि एक साइंटिस्ट ने ये कथन दिया था कि भाई प्रकाश कण है या तरंग, ये बात आई। तो उन्होंने कहा कि भैया प्रकाश जो है वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कि सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रकाश कण के समान व्यवहार करता है। और कि साहब ठीक है, 6 दिन तो हो गए, 7वें दिन क्या होगा? संडे को। संडे को ये होगा कि हम प्रकाश की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक मजाक के रूप में कहा गया स्टेटमेंट था जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पीछे देखेंगे आप इसी चैप्टर के अंदर, तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, पर अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था दे ब्रोगली, डी ब्रोगली कह सकते हैं इसे, दे ब्रोगली कह सकते हैं, सब कुछ सही है। ठीक है, मूल बात क्या है समझिएगा इसको। दे ब्रोगली एक इतिहास का व्यक्ति था, ही इज़ अ पर्सन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास जो होता है ना, इतिहास, तो इतिहास का व्यक्ति था और वो फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहा था। किसकी हिस्ट्री? फिजिक्स की हिस्ट्री। तो फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जब उसने देखा कि इस समय एक विवाद छिड़ा हुआ है पूरे जगत में कि प्रकाश तरंग है या कण, तो अब क्योंकि वो तो हिस्ट्री का व्यक्ति था, उसने कहा, उसने एक तुक्का लगाया। उसने कहा कि साहब प्रकाश जो है वो कण प्रकृति का भी है और वो तरंग प्रकृति का भी है। मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर है, वो कण भी है और वो तरंग भी है। ठीक, अब सुनो, तो उससे पूछा गया भाई कैसे? अब कैसे का उत्तर उसके पास नहीं था क्योंकि वो हिस्ट्री का व्यक्ति था, वो फिजिक्स का व्यक्ति नहीं था। आपको आश्चर्य होगा। तो मुद्दे की बात ये आई कि साहब हिस्ट्री का व्यक्ति है तो सीधी सी बात है, वो सिद्धांत नहीं देगा, वो सिर्फ एक परिकल्पना देगा। और आप देखिए कभी भी अच्छी बुक में कभी भी नहीं लिखा होगा दे ब्रोगली सिद्धांत, लिखा होगा हमेशा दे ब्रोगली परिकल्पना। आई बात समझ में? क्या लिखा होगा? दे ब्रोगली परिकल्पना। सिद्धांत नहीं लिखा होगा, दे ब्रोगली परिकल्पना, क्योंकि उसमें परिकल्पना ही थी उसकी। वो व्यक्ति हिस्ट्री का था, उसे पूछा भाई कैसे, क्या, क्यों, एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया। इसीलिए हेडिंग लिखी होती है हमारे सामने दे ब्रोगली परिकल्पना। सिद्धांत नहीं होगा भी, क्या होगा ये? परिकल्पना। तथा द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य। तो इसे हम पढ़ते हैं एक बार। ये हमें हिस्ट्री की बात हो गई, हमें लिखना नहीं है इसे एग्जाम में, हमें अब सिर्फ समझना होगा इसके आगे क्या है पूरी कहानी। सुनेगा ध्यान से। ये परिकल्पना कहती है कि प्रत्येक द्रव्य कण, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण अपने साथ एक तरंग संबंधित रखता है। एक कण है और वो गतिशील है। सॉरी, अगर एक कण गतिशील है तो उस कण के साथ एक तरंग भी संबंधित रहेगी और उसे हम कहेंगे द्रव्य तरंग। मतलब क्या हुआ? ड्यूल नेचर हो गया ना, कि कण भी है और उसके साथ तरंग भी संबंधित है। तो ड्यूल मतलब द्वैत, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश जो है दे ब्रोगली की परिकल्पना। क्या कहती है परिकल्पना? कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है। क्या बोलते हैं उस तरंग को? उसको बोलते हैं हम द्रव्य तरंग। ठीक है, अब पूछा गया आगे साइंटिस्ट से कि भाई द्रव्य तरंग की बात तो आपके समझ में आ गई, मतलब ड्यूअल नेचर है, कण भी है और वो तरंग भी है। ठीक है, अगर परिकल्पना आती है, सिंपल लिखना है, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है और इसे हम कहते हैं द्रव्य तरंग, मैटर वेव्स। मैटर यानी द्रव्य और वेव्स यानी तरंग। ठीक है, अब पूछा गया कि भाई उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तरंग है तो तरंग दैर्ध्य भी होगा। तो उसने कहा कि तरंग दैर्ध्य जो है उसके संवेग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। ठीक है, तो कण है, कण के साथ तरंग संबंधित है, तरंग है तो तरंग दैर्ध्य होगा लैम्बडा, और कण है तो संवेग भी होगा। तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/p आएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल जब चीज़ें होती हैं तो उनको बराबर करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना होता है। मैंने कहा आपसे कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/p इक्वल करने के लिए एक नियतांक लगाएंगे, वो होगा h। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। और अगले स्टेप में p, क्योंकि संवेग है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h/mv, क्योंकि संवेग p होता है, लिखा हुआ है ये। इस परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित रहती है, उसे हम द्रव तरंग कहते हैं। इस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/p, लैम्बडा इक्वल्स टू h/p, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी इसको इसने। अब आते हैं अगले पेज पे। ठीक है, यहाँ m कण का द्रव्यमान है, v कण का वेग होगा और h प्लांक नियतांक होगा। ठीक है, अब ये लिखता है कि दैनिक जीवन में जो कण हैं, जैसे कि हम खुद हैं, तो हम भी तो एक कण हैं। अगर हम कण हैं तो हमारे साथ एक तरंग संबंधित होनी चाहिए, और कण के साथ एक तरंग संबंधित होनी चाहिए, तो कण के साथ एक तरंग संबंधित होनी चाहिए तो हम स्ट्रेट चलने की जगह एक तरंग के समान लहराते हुए चलने चाहिए, पर हम तो नहीं चलते लहराते हुए, हम स्ट्रेट चलते हैं। तो क्या सिद्धांत गलत है? सिद्धांत गलत नहीं है, सुनो ध्यान से। देखो, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, h/mv। अब सुनो, h का मान 10⁻⁻34 कोटि का है, और m द्रव्यमान है कण का, वो किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा। ठीक है, तो वो द्रव्यमान ज़्यादा है, और ऊपर जाएगा तो 10 की घात और माइनस में कर देगा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्बडा का जो मान है वो 10 की घात और माइनस कोटि का होगा, 34, 35, 36 कोटि का होगा। तो ये लैम्बडा जो वेवलेंथ है ये इतनी कम है, इतनी लो है ये, कि हम लोग जो है इसका परिकलन नहीं कर पाते दैनिक जीवन में। जैसे मैं और आप हैं तो हमारे साथ तरंग तो है, बट जो तरंग एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी कम है कि दैनिक जीवन में हमको प्रेक्षित नहीं हो पाती। लेकिन जो हल्के कण हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये बहुत हल्के कण हैं, तो इनके लिए m कम है, इसलिए हम लैम्बडा का परिकलन आसानी के साथ कर सकते हैं। लिखा हुआ है नोट के अंदर, ये मैं लिखवाया है कि दैनिक जीवन में कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग प्रेक्षित नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण यह है कि कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। अतः इन कणों से संबंधित द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य इतनी कम प्राप्त होती है कि दैनिक जीवन में ये तरंगे हमें प्रेक्षित नहीं हो पाती। केवल हल्के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में ही ये तरंगे प्रेक्षित हो पाती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, उसमें 100 ग्राम का एक कण की बात करेगा वो, तो उसके लिए वेवलेंथ निकलवाई है उसने, एग्जाम्पल 13.7 या 8 होगा, तो उसमें वेवलेंथ निकल, वो लैम्बडा इतना कम आता है कि वो कहेगा कि दैनिक जीवन में ये कणों में प्रेक्षित नहीं हो पाती, लेकिन हल्के कणों में ये आसानी से प्रेक्षित हो जाती है। ठीक है, तो इसका बेसिक था ये, और अगला वीडियो मैं शाम को डालूंगा, आज शाम को 6 बजे। थैंक यू।